Okay. So today's topic is Wahhabi movement. Okay, Wahhabi movement. इसको क्या बोलते हैं? वहाबी। शुरू में वैन, वहाबी, बंगाल वाला वहाबी। हाँ, Wahhabi movement. The Wahhabi movement also has an important place among movements of Indian people against the British rule. देखिए, तो भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ किए गए आंदोलनों में इसका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है। इसको बड़ा याद किया जाता है, इसकी एक खास जगह है वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, क्या खास, क्यों है खास? इट वाज, आप समझ सकते हैं कि एक ये इसका भी रिलीजियस एस्पेक्ट था और मुस्लिम्स के द्वारा इस्लामिक इसका कॉज था। तो एक तो ध्यान रखना है कि ये मुस्लिम सेक्शन का मूवमेंट था। ठीक है, और इसका रिलीजियस एस्पेक्ट था। ठीक है, मोस्टली। तो देखिए, आगे देखते हैं। अरेबियन अब्दुल वहाब वाज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट। अरब के थे अब्दुल वहाब, वही उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। यह आंदोलन इंडिया में नहीं शुरू हुआ है, इंडिया में तो चला है क्योंकि अरब देशों में शुरू हुआ था। और अब्दुल वहाब ने इनको शुरू किया था, इसलिए उनके नाम पर वहाबी मूवमेंट नाम पड़ गया था। ध्यान रहे, कहाँ के थे? अरब के थे, मिडिल ईस्ट, उधर सऊदी अरब के। He launched this movement with the aim of eradicating the evils prevalent in Muslim society. तो उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया? ताकि मुस्लिम समाज में जो गलत बातें आ गई हैं, जो गलत रीति रिवाज आ गए हैं, जो रॉन्ग ट्रेडिशंस आ गए हैं, ठीक है, गलत मान्यताएं आ गई हैं, उनको हटाया जाए, बिल्कुल उनको जड़ से हटा दिया जाए। और एक तरह से समझ लीजिए प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस। देखिए, धर्म कभी भी गलत नहीं होता है, खराब नहीं होता है। उसके जो तौर तरीके हो जाते हैं करने के, जो जो प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। गलत तरीके से लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। ठीक है, तो उन जो गलत प्रैक्टिसेस आ गई थी कहीं से इस्लाम धर्म के रीति रिवाज में, तौर तरीकों में, उसको ये फिर से हटा के प्योरीफाई करना चाहते थे मुस्लिम सोसाइटी को, मुस्लिम इस्लाम रिलीजन को। तो उसके लिए अरब के जो अब्दुल वहाब थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये अरब में शुरू हुआ था। ठीक है, सैयद अहमद, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रिवेलेंट मतलब कि जो उसमें चल रहा था, जो मतलब उस समय काफी लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा था। प्रिवेलेंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा, मतलब आमतौर पर पॉपुलर हो, लोगों द्वारा अपनाया जा रहा हो, चल रहा हो। प्रिवेलेंट उस समय जो उपस्थित था, उस समय जो प्रेजेंट था, लोगों द्वारा काफी प्रचलन में था। हाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आजकल किसी कम्युनिटी के लोग जो है बिल्कुल दाढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ा के रखने का डाल ली है। अब पता चलता है कि जितने लोग हैं सब देखा देखी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे कि आजकल प्रिवेलेंट है कि दाढ़ी लोग उस कम्युनिटी के बढ़ा के रख रहे हैं। समझ गए प्रिवेलेंट का मतलब? जो उस समय हाँ, जो उस समय मौजूद था समाज में, उस समय जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, तो हाँ, चलन में था। चलन जो है सबसे ज़्यादा उसका सही वर्ड है, चलन। समझ रहे हैं आप? तो उस समय जो मुस्लिम समाज में जो गलत बातें शामिल हो गई थी, गलत आदतें शामिल हो गई थी, या गलत कुछ विश्वास, गलत रीति रिवाज जो है वो शामिल हो जाते हैं, तो उनको जो है दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, इरेडिकेट का मतलब मिटाना, खत्म करना, एविल्स मतलब बुराइयां। तो जो बुराइयां उस समय आ गई थी मुस्लिम समाज में, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो है अरब के अब्दुल वहाब साहब ने ये आंदोलन को शुरू किया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, तो कभी आएगा वहाबी मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? अरब देश में शुरू हुआ था। किसने किया था? अब्दुल वहाब ने किया था, उनके नाम पर ही पड़ा वहाबी मूवमेंट, वहाब ने किया था। इसलिए इंडिया में देखिए क्या हुआ, किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी।
सैयद अहमद बरेलवी वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में इस मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया या लीड किया? सैयद अहमद। और बरेलवी जो नाम है मुस्लिम समाज में जहाँ के होते हैं उसके नाम पर अपना नाम रख लेते हैं, जगह के नाम पर। तो बरेली के थे तो बरेलवी, समझ गए? बरेली के थे तो बरेलवी हो जाते हैं, लखनऊ के होते हैं तो लखनवी हो जाते हैं, दिल्ली के होते हैं तो दहलवी लिख लेते हैं, कानपुर के होते हैं तो कानपुरी लिख लेते हैं, कन्नौज के होते हैं तो कन्नौजी लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहले था इस तरह का स्टाइल। लोग अपने जगह का नाम लास्ट में कोई थे तो एक देखिए अलिया इलाहाबादी जोड़ लेते थे। फिराक गोरखपुरी, गोरखपुरी के थे तो फिराक गोरखपुरी हो गए, इस तरह से। नहीं नहीं, हर जगह है, बिहार में भी हैं, हर जगह है तो लेकिन हम लोग चूँकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जानते हैं तो जहाँ के हैं उस हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज में इस तरह का था। जैसे इंदौरी, इंदौर के होते हैं तो अभी राहत इंदौरी शायद कोई सिंगर या कवि है, पता नहीं कौन। तो इस तरह से मतलब जहाँ के जो होते हैं वो अपना, तो देखिए सैयद अहमद बरेलवी, तो नाम से ही कोई समझ जाएगा कि बरेली के थे। ठीक है, तो सैयद अहमद, इंडिया में किसने इसको लीड किया? बरेली के सैयद अहमद। तो अब पूरा नाम लिखा रहता है सैयद अहमद बरेलवी। उन्होंने इंडिया में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ही वॉज बॉर्न एट राय बरेली, देखिए आ गया राय बरेली में। ही वॉज बॉर्न एट राय बरेली इन उत्तर प्रदेश इन 1776 सी, 1776 में उनका जन्म हुआ था राय बरेली में। He regarded the British government responsible for the fall of Mughal Empire in India and used the term Dar-ul-Harb to refer to the territory of India occupied by the British. देखिए अब ये क्या थे, सैयद अहमद साहब जो थे, सैयद अहमद बरेलवी, इनका मानना था कि इंडिया में मुगलों का जो पतन हुआ, मुगल एम्पायर जो ख़त्म हो गया, चौपट हो गया, वो अंग्रेज़ों के कारण हुआ। तो उनको अंदर से दुख था इस बात का कि मुगलों का शासन ख़त्म हो गया और उसके लिए जिम्मेदार थे ये अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में गुस्सा था। और एंड यूज, हाँ, एंड यूज द टर्म दार उल हर्ब टू रेफर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश। ये लोग जो है दर उल हर्ब, इस तरह से शब्द दर उल का मतलब होता है कि जहाँ क्षेत्र में किसका शासन है, किसका क्षेत्र है। ठीक है, और हर्ब जो शब्द है वो विदेश मतलब कुछ अंग्रेज़ों के लिए या कुछ शब्द जो भी इस्तेमाल करते थे, किसका क्षेत्र होगा। हाँ, कि मतलब अंग्रेज़ों का शासन जिन क्षेत्र में चल रहा था भारत के एरिया में, जितने क्षेत्र में उस समय तक अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, तो उस एरिया को ये कहते थे कि यहाँ दारुल हर्ब है, यानी अंग्रेज़ों का शासन वाला एरिया है। ठीक है, तो ये उसको जो है कहते थे दारुल हर्ब। देखिए इसको समझिएगा ठीक से, बीच में भी काफ़ी चर्चा में आया था आज से 10-15 साल, 15-20 साल पहले। ठीक है, जानता भी नहीं होगा कोई स्टूडेंट। नहीं नहीं, आईएएस या जो इस सब से जुड़े जान अच्छे स्टूडेंट हैं, जानेंगे क्यों नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, इधर नहीं बताते हैं लोग, ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन जो आईएएस वगैरह का, तो देखिए उन लोग का क्या है कि देखिए वो जैसे अभी तालिबान में चल रहा है या बहुत जगह चल रहा था कि वो लोग इस्लामिक स्टेट, देखिए आया ना इस्लामिक स्टेट उधर, आईसिस जो बीच में नक्सल आतंकवाद का संगठन मिडिल ईस्ट में चला, आईसिस चला था ना उधर, आईसिस इस्लामिक स्टेट, और उधर जो मिडिल ईस्ट में लेबनान साइड में, तो वो जो है उनका यही था कि हमें इस्लामिक राज्य स्थापित करना है, जो कि इस्लामिक कानून उसमें फॉलो हो, इस्लामिक तौर तरीके हों, तो उसको वो कहते हैं दरुल इस्लाम। ठीक है, कि जो इस्लाम के हिसाब से प्योरली उसका पूरी तरह से शासन चले, नियम कानून हो, जीने का तौर तरीका हो, रीति रिवाज हो। तो उनका भी यही था कि वो इस्लामिक स्टेट, इसलिए नाम फिर उसका शॉर्ट में इस्लामिक स्टेट कर दिया था कि आईसिस जो था। तो उनका भी आंदोलन अभी जो वहाँ चल रहा था यही चल रहा था। या तालिबान जो अफगानिस्तान में है का, तो तालिबान एक है जो कि हार्डकोर वहाँ का फैक्शन है, ग्रुप है, तो वो कब्जा जमाए हुए भी अफगानिस्तान में, तो वो भी वहाँ यही है कि वो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम राज्य वहाँ स्थापित करने का सोच रखता है, कट्टर।
हाँ, फंडामेंटल, ऑर्थोडॉक्स, फैनेटिक भी कह सकते हैं। तो जबकि बीच में बहुत सारे देश हैं जहाँ की थोड़ा लिबरल, वो उनको लगता है कि नहीं इतना कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ठीक है मिलजुल के और सबके तौर तरीके मिला जुला के चलना चाहिए और सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए, तो उनको हम कहते हैं लिबरल। ठीक है, तो ये जो है देखिए कि ये इनको बहुत अंदर से गुस्सा था कि मुगलों का शासन खत्म हो गया और इस्लामिक जो, क्योंकि मुगल जब तक थे तो इस्लामिक तरीके से शासन चल रहा था लगभग, और लास्ट में खास करके औरंगजेब जो था वो भी फंडामेंटल था, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, तो उसने भी काफ़ी इस्लामिक रीति रिवाज सब पर थोपने की कोशिश किया था कि भाई जो भी धर्म के उनको इस्लाम का फॉलो करना पड़ेगा, इस्लाम की तरह से चल। देखिए अभी जो इतना विवाद चल रहा है हमारे देश में वो बेसिकली औरंगजेब और एक दो पहले के जो रहे थे उन सब के कारण चल रहा है। हिंदू मुस्लिम का इतना जो चल रहा है कि मस्जिद तोड़वाए औरंगजेब ने, तो फिर इसलिए अभी मस्जिद मंदिर तोड़वाए थे या मंदिर के अगल बगल बनवा दिए थे सब मस्जिद, जैसे अब बाबरी हो, बनारस वाला भी जो ज्ञानवापी का चल रहा है, इस तरह के बहुत से मस्जिद मंदिर का जो केस चल रहा है वो औरंगजेब के चलते चल रहा है। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि बहुत सारे या तो कुछ मंदिरों को तुड़वा दिया था या नहीं भी तुड़वाया था तो उनके बिल्कुल सटा के वहाँ मस्जिद बनवा दिए थे, और फिर मस्जिद, तो वो कहता था कि इस्लामिक जो है, आपको देखिए यहाँ अभी जो भी चल रहा है विवाद उसका बेसिस है औरंगजेब, समझिएगा इस बात को। औरंगजेब जो है क्योंकि ही वॉज अ फंडामेंटल रूलर, मुस्लिम रूलर, और वो मुस्लिम तौर तरीके बिल्कुल लागू करना चाहता था कड़ाई से। और फिर बाद में आपने पढ़ा है कि जजिया लगाया था, ठीक है, जजिया, तो ये था एक टैक्स, रिलीजियस टैक्स था कि आप अगर कोई और धर्म दूसरा अगर अपना आप हैं दूसरे धर्म के और आप चाहते हैं कि उसका रीति रिवाज फॉलो करें तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस्लाम को नहीं कबूल किए हो। अगर आप इस्लामिक हैं, मुस्लिम हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि भाई मुसलमान का शासन है। और अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदू अपना चाहते हैं हिंदू की तरह जीवन गुजारना, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, या कोई भी धर्म का है, जिस बात से बहुत खिलाफ हो गए थे लोग यहाँ। तो उन्हीं सब चीज़ों का आज रिएक्शन हो रहा है मोदी के राज में। ठीक है, आज तो हिंदुओं को आज मौका, तो जो भी है चाहे वो सही तरीके से किया जा रहा हो या गलत तरीके से किया जा रहा हो, कहीं ना कहीं तो टारगेट किया जा रहा है, या ये सब राम मंदिर बनाना और मस्जिदों का वो करना जगह जगह। खैर मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, पॉलिटिक्स है, बट तो उसका आप ये समझिए कि उसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिस सबका, औरंगजेब से। क्योंकि औरंगजेब ने, और फिर एक दो पहले के थे अलाउद्दीन खिलजी और एक दो लोग और थे, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा ओड़ा था, डैमेज किया था, जिससे हिंदू लोगों के मन में तकलीफ थी भाई यहाँ। और नहीं तो मंदिरों के बगल में मस्जिद, तो आप इंडिया में आज कहीं भी जाएंगे ज़्यादातर जगह आपको मंदिर के आसपास मस्जिद ठीक बगल में मिलेंगे। हालांकि देखिए उसके प्रति एक दूसरी सोच भी थी। आज के डेट में एक नेगेटिव चीज़ जो बहुत फैलाई जा रही है या बताई जा रही कि भाई ये जान के हिंदू धर्म को दबाने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं है। सोच ये थी उसके पीछे कि भाई लोग मिलजुल के रहें। ये भी बहुत लोगों ने किया कि मंदिर मस्जिद एक साथ बनवाया कि ठीक है हिंदू भी कर रहे हैं तो मुसलमान भी करें, तो दोनों लोग मिलजुल के रहें, इतना क्लोज हो जाएं कि इनमें दूरी ना पैदा हो, इनमें आपस में दुश्मनी ना पैदा हो, आप मिलजुल के रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। तो ये भी सोच थी, लेकिन उसको आज बहुत नेगेटिव ही पूरी तरह से बताया जा रहा है कि भाई इस तरह से बनाया गया कि हमारे धर्म को, हमारे मंदिरों को जो है कम वैल्यू या उसको दबा दिया जाए, और मस्जिद को ये कर दिया जाए, या हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया या वहीं पर जान के सटा के बना दिया। तो ऐसा ठीक है, ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम कौम की एकता है। ठीक है, कि हिंदू भी रहने वाले हैं तो मुस्लिम भी रहने वाले हैं यहाँ काफ़ी समय से, तो या बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम, यहाँ ओरिजिन धर्म तो यहाँ मुस्लिम हुआ नहीं। ठीक है, उस धर्म को अपनाया लोगों ने, पहले तो हिंदू ही रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन हिंदू थे तो भाई किसी कारण से दुखी होके ना मुसलमान इस्लाम धर्म को अपनाए, तो आपके धर्म में भी कमियां थी, आपके धर्म की गलती थी, इसलिए कुछ लोगों को आपका धर्म चेंज करना पड़ा या छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो हमें अपनी भी कमियां देखनी चाहिए कि अगर आपके धर्म में सुधार होता, आप धर्म में आपका सबके लिए सोचता, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई इस्लाम अपनाए या क्रिश्चियनिटी अपनाए या दूसरा धर्म अपनाए, बौद्ध अपनाए, जैन अपनाए, सिख अपनाए, तो आपको तो हिंदू ही धर्म रहता। लेकिन आपने चूंकि धर्म में, हमारे भी देखिए हमारे भी धर्म में बहुत सी गलतियां आई हैं, गलत बातें आ गई हैं जो कभी कहा नहीं गया था किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा या बड़े, और या उसको सही तरीके से समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया।
लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको गलत तरीके से लोगों के मन में बिठाया, प्रचार किया। तो जिसके कारण कि हमारे यहाँ भी देखिए इस तरह के बहुत से, जो जैनिज्म था, बुद्धिज्म क्या था, ये भी हिंदू धर्म की कुछ गलत बातों को दूर करने हेतु नया एक वो शुरू हुआ था, और लोग उसको तो नया धर्म का नाम दे दिए, या बहुत सारे बाद में। और तो यहाँ भी इस्लाम थोड़े, यहाँ ओरिजिन यहाँ का था रिलीजन, इस्लाम तो मिडिल ईस्ट का रिलीजन था, लेकिन यहाँ लोग जो है जब अपने धर्म से दुखी थे तो उनको दिखा नया धर्म कि भाई जो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, अच्छी बातें, हमें बराबरी का हक दे रहा है, सब दे रहा है, तो उन्होंने अपना लिया। या क्रिश्चियनिटी आया बाद में तो क्रिश्चियनिटी को अपनाया इसी तरह, या और भी धर्मों को अपनाया, जो भी है। चलिए, तो यहाँ ये समझेंगे कि अहमद बरेलवी साहब जो थे वो यहाँ फिर से इस्लामिक शासन लागू करना चाहते थे, और दूसरी बात तरफ कि अंग्रेज़ों से वो बहुत ही दुखी थे, गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि यही कारण है कि मुगल शासन खत्म हो गया भारत से। तो वो उनके शासन को खत्म करके यहाँ फिर से इस्लामिक शासन लागू करना चाहते थे। क्या है आगे नेक्स्ट लाइन? दे वाउड टू कन्वर्ट दिस टेरिटरी इनटू दर उल इस्लाम। जो अंग्रेज़ों द्वारा शासित क्षेत्र था, अंग्रेज़ों के राज में जो एरिया था, उसको वो फिर से इस्लामिक राज में कन्वर्ट करना चाहते थे, दर उल इस्लाम। तो ये देखिए, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। आपको पूछा वहाबी मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम में कन्वर्ट करना, या जो टेरिटरी अंग्रेज़ों के द्वारा शासित था, जिसको ये लोग दर उल हर्ब कहते थे, उसको फिर से दर उल इस्लाम बनाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। ये समझ गए यहाँ तक? हाँ, लक्ष्य था उनका, इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया था कि अंग्रेज़ों को हम ख़त्म कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से, और फिर से इस्लामिक लोगों का शासन यहाँ चलने लगेगा। देखिए, यूपी में तो उससे पहले मुगलों का ही शासन था, या नवाबों का था, रहा था, या जो भी था, है ना, तो इस्लामिक ही शासन रहा था। तो वो फिर से पुराना व्यवस्था कायम करना चाहते थे, अंग्रेज़ों को हटा के। और हालांकि अब देखिए वहाँ क्या बोलते हैं, अरब में अब्दुल वहाब साहब ने स्टार्ट किया था कि मुस्लिम समाज को शुद्ध किया जाए, उनकी बुराइयों को दूर किया जाए। इसके लिए इन्होंने उसमें मौका देखा कि भाई यहाँ अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है, तो अंग्रेज़ों ने, जिनके कारण मुगलों का पतन हो गया, मुगल खत्म हो गए, तो इनको क्यों ना हम हटा के और अपना ही फिर से शासन लागू कर सके इस्लामिक। तो इनका दोनों माइंड था, दोनों अब, कि अंग्रेज़ों को क्योंकि दुखी थे, कि मानते थे कि एक तो मुगल को गिराया, इस्लामिक शासन खत्म किया, और दूसरी तरफ जो है कि हमारा जो है उसी के चक्कर में अपना यहाँ इस्लामिक शासन भी हो जाएगा और धर्म भी, इस्लाम फिर से हावी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लोगों को इसके लिए जगाया और ये आंदोलन किया इंडिया में। देखिए क्या है, दे इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन सितना विथ द हेल्प ऑफ ट्राइबल अफगान्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज। तो इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान की तरफ का जो एरिया है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर एक प्रोविंस है सितना, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है सितना। वहाँ इन्होंने एक कहा कि हम आज़ाद राज्य की स्थापना कर रहे हैं, आज़ाद मुस्लिम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनको उकसाया। ट्राइबल लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, तुरंत किसी की बातों में आ जाते हैं। इन्होंने जाके वहाँ कुछ कुछ भाषण दिया। ट्राइबल लोग, जो आदिवासी वहाँ के लोग थे अफगानिस्तान के, तो बेसिकली समझिए पठान लोग, इस तरह के लोग, है ना, तो वो लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, सीधे होते हैं, जो कोई कह दे बात में विश्वास करके आ जाते हैं। तो इनकी बातों में करके आए, तो वहाँ पर उन्होंने एक राज्य स्थापित किया, आज़ाद राज्य जो है सितना में। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने, अहमद बरेलवी विजिटेड पटना in 1821 CE and in 1821 CE where he came in contact with many people including Vilayat Ali, Inayat Ali, Muhammad Hussain and Farhat Hussain and established Patna as the main center for Wahhabi movement। तो ये जब पटना आए 1821 ईस्वी में आए,
और यहाँ कुछ जो यहाँ मुस्लिम समाज के जो लोग प्रोमिनेंट लोग थे, प्रसिद्ध लोग थे, जिनमें थे विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ठीक है, इन लोगों से मिले और इनको सौंपा जिम्मेदारी कि यहाँ वहाबी मूवमेंट आप लोग जो है जारी रखिए और पटना को जो है इंडिया में वहाबी मूवमेंट का मेन सेंटर बनाया। ठीक है, इंडिया में वहाबी मूवमेंट का एक मेन सेंटर बनाया पटना को। और यहाँ की लीडरशिप कौन संभाल रहे थे? तो यहाँ लोग थे विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। कब आए थे ये? 1821 में आए। ये सब नाम याद रखना है। वहाबी मूवमेंट बिहार में कौन लीड कर रहे थे? ये लोग थे। द वहाबी मूवमेंट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट इन द बिगिनिंग but later took the shape of an economic and political movement। ठीक है, शुरुआत में ये एक धार्मिक आंदोलन था कि जैसे आपने पढ़ा, आप बताया कि अरब में इसको धर्म में, इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए, यानी कि जो लोग गलत बातें सीख गए थे, गलत काम करने लगे थे धर्म के नाम पर, गलत तौर तरीके अपनाने लगे थे धर्म के नाम पे, उन चीज़ों को दूर करना। तो शुरू में ये रिलीजियस ये था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है बदल गया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन बन गया। आर्थिक मतलब कहीं ना कहीं कामकाज, पैसे कमाने से जुड़ा हुआ था, और पॉलिटिकल यानी नियम कानून, राज्य व्यवस्था से जुड़ गया था। तो बाद में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये हो गया था इसका नेचर। This movement turned into a freedom movement against the British government and a class struggle against the officers, जमींदार्स and money lenders। तो क्या हुआ कि जैसा अभी आपने पढ़ा कि शुरू में ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। तो पॉलिटिकल मूवमेंट बना कि जो ये ब्रिटिश व्यवस्था को हटा के दूर करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, तो उस नाते ये पॉलिटिकल था। और इकोनॉमिक क्या था, कैसे था कि जो जो गरीब मुसलमान लोग थे उनको जो लोग सता रहे थे, जैसे सरकारी अफसर हैं, ज़मींदार हैं, या महाजन लोग जो पैसा कर्ज देते थे, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा खून चूस रहे थे गरीबों का, मुसलमानों का। ठीक है, गरीब मुसलमानों का ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे थे कि मतलब वो गरीब हो जा रहे थे, उनको जीना मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पर इन लोगों ने उनके खिलाफ भी इसी आंदोलन के तहत रिवोल्ट किया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इस तरह से था। इकोनॉमिक भी कहिए और क्लास स्ट्रगल भी कहिए, एक तरह से ये क्लास स्ट्रगल में बदल गया, यानी कि जब एक क्लास दूसरे क्लास से, यानी एक वर्ग समाज का दूसरे वर्ग से संघर्ष करता है कि गरीबों का, और गरीब में कौन थे? तो लेबर और पेजेंट्स, मजदूर और किसान। तो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ठीक है, पेजेंट क्लास एंड लेबर क्लास, जब ये स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट द जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड ऑफिसर्स, तो ये एक क्लास स्ट्रगल की तरह भी था, यानी कि पूरे का पूरा मजदूर वर्ग, ठीक है, संघर्ष कर रहा था। तो उसको हम कह देते हैं, हाँ, पूरा कम्युनिटी, एक जब पूरा एक कम्युनिटी, एक समुदाय जो है पूरा, जब किसी से संघर्ष करती है दूसरे कम्युनिटी से, तो उसको हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल। जैसे बिहार में जो नक्सलवाद था, वो एक क्लास स्ट्रगल था, किसानों और जमींदारों के बीच का। ठीक है, नक्सलवाद जो था या है, तो वो क्या है भाई? जमींदारों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जाता है, उसके विरोध में उन्होंने अपना संघर्ष किया, रिएक्शन किया, तो वो नक्सलिज्म, उसको हमने नाम दिया। तो ये भी एक क्लास, हाँ, मोटे तौर पर सभी किसान उसमें जो है, किसानों के द्वारा, और किनके अगेंस्ट था? जमींदारों के अगेंस्ट, जमीन के मालिकों के अगेंस्ट था। तो नक्सलवाद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि नक्सलबाड़ी एक जगह है बंगाल में, वहां से शुरू हुआ था, तो इसलिए इसको नक्सलवाद कहा गया। नक्सल जो वर्ड है, क्योंकि नक्सलबाड़ी एक जगह है वहां, वहीं से इसको शुरुआत हुआ था कि किसानों ने जमींदारों पर बंदूक, गोली चला दी थी। वहां से तेजी से फैला, सब लोग कहे कि गोली चलाने पड़ेगा, वैसे काम नहीं चला है। हाँ, क्लास स्ट्रगल का मतलब है यहाँ की जो गरीब, किसान और मजदूर,
ठीक है। तो इन्होंने जो अफसर लोग थे जो इन पर नियम कानून चलाते थे या इनको टॉर्चर करते थे, और ज़मींदार और महाजन लोग जो इनसे इनकी ज़मीनें छीन लेते थे या इनसे पैसे लेके उन पर कर्ज बहुत चढ़ा देते थे, तो इनके खिलाफ तो ये एक क्लास स्ट्रगल भी था। ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल था इस तरह से कि फ्रीडम मूवमेंट, अंग्रेज़ों को हटा के उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गया, और इकोनॉमिक बन गया क्योंकि इश्यूज थे किसानों के, मजदूरों के, उनके शोषण, उनके कम वेतन, पैसे के लेके, कर्ज को, इन सब को लेके खिलाफ था, तो इसलिए इकोनॉमिक भी था। देखिए आगे कि दिस मूवमेंट टर्न्ड इनटू अ फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट and a class struggle against officers, zamindars and money lenders. Muslim peasants in Punjab revolted against Sikh zamindars. तो पंजाब में क्या है कि जो जमींदार थे वहाँ सिख थे, तो सिख जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम पेजेंट्स, वहाँ के जो मुस्लिम जो मुसलमान किसान थे या किसान जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, उन लोगों ने जब सिख जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया वहाँ पंजाब में, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय सैयद अहमद, टीटू मीर लॉन्च्ड मूवमेंट अगेंस्ट वेल्दी हिंदू एंड मुस्लिम जमींदार्स। तो सैयद अहमद बरेलवी से इंस्पायर्ड होके एक दूसरे जो थे नेता टीटू मीर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू जो अमीर हिंदू और मुसलमान जमींदार थे उनके खिलाफ भी बगावत शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। सैयद अहमद की बातों से इंस्पायर होके इन्होंने भी, टीटू मीर ने, हिंदू, देखिए उधर क्या हुआ, वहाबी पहले जो था सैयद अहमद के उस पर तो किसके खिलाफ चल रहा था, पंजाब में सिख जमींदारों के खिलाफ हुआ। ठीक है। या उधर जो और ऑफिसर्स थे, जमींदार थे अंग्रेज़ों के जो साथ थे, और मनी लेंडर्स, उनके खिलाफ था। ठीक है। तो टीटू मीर ने हिंदू जमींदारों के भी खिलाफ, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो पैसे वाले वेल्दी थे जमींदार, उनके खिलाफ इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया टीटू मीर ने भी। इन 1853 CE द ब्रिटिश आर्मी वॉज डिस्पैच्ड टू सितना टू सप्रेस द वहाबीज। तो जब इतना इन लोग जो है जगह जगह बगावत करने लगे या विद्रोह करने लगे, तो अंग्रेज जो है इनको दबाने के लिए एक फौज अपनी भेजे सितना, वहाँ वहाबियों को कुचलने के लिए। वहाबी जो वहाँ मजबूत हो गए थे और वहाँ अपना वहाबी राज्य स्थापित किए थे, एक आज़ाद वहाबी का राज्य स्थापित किए थे सितना में, उसको नष्ट करने के लिए, उसको कुचलने के लिए भेजा फौज का टुकड़ी। हाउएवर इट हैड टू फेस डिफीट, लेकिन उनको वहाँ हार का सामना करना पड़ा था, वो हार गए थे उस समय अंग्रेज फौज। तो दोबारा द ब्रिटिश आर्मी वॉज सेंट अगेन टू सितना इन 1858 सी। दिस टाइम इट वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द वहाबीज एंड मेकिंग देम फ्ली द प्लेस। तो दोबारा फिर एक ब्रिटिश फौज, बड़ी फौज भेजी गई 1858 ईस्वी, 5 साल बाद, पहले 53 में फिर 58 में। 58 में फिर से ब्रिटिश फौज भेजी गई सितना में। इस बार वो कुचलने में उनको कामयाब रहे और उनको वहाँ जगह छोड़ के भगाने में, वहाबियों को वहाँ से जो है उसमें सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। डिस्पैच मतलब होता है भेजना, रवाना करना, और फ्ली का मतलब होता है छोड़ के भागना। हाँ हाँ, डिस्पैच मतलब होता है रवाना करना, भेजना। खास करके लेटर्स या आर्मी या फौज, सैनिक, इन सब के लिए डिस्पैच वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। द लेटर वाज डिस्पैच, द मेल या कोरियर वाज डिस्पैच, द आर्मी रिजर्व या पुलिस रिजर्व इज डिस्पैच्ड। ठीक है, रवाना किया जाता है उनको। हाँ तो पीछे जो वर्ड था रिगार्ड है, उसका मतलब था मानना। हाँ हाँ, कहते हैं ना, आई रिगार्ड हिम एज ए गॉड, मैं उसे ईश्वर की तरह, भगवान मानता हूँ। तो रिगार्ड मतलब मानना। तो ठीक है। तो दोबारा जो है 1858 में ब्रिटिश फौज गई सितना और वहाँ से वहाबियों को भगा के
उनको आंदोलन कुचलने में सफल रही सितना में। इन पटना द वहाबी मूवमेंट वॉज लेड बाय विलायत अली एंड इनायत अली। पर आपको बता दिए थे पटना में वहाबी मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, विलायत अली और इनायत अली। इनायत अली had made Hyderabad in South India as his headquarters, while विलायत अली had made सितना as his center of activities। तो ये जो इनायत अली थे ये हैदराबाद से अपना कामकाज चला रहे थे, हेडक्वार्टर बनाया था हैदराबाद में साउथ इंडिया में, जबकि विलायत अली ने इधर सितना से अपना कामकाज चलाते थे। ये सितना पर फोकस किए हुए थे, वो हैदराबाद से अपना विलायत अली इनायत अली जो है हैदराबाद से और विलायत अली सितना से। ठीक है, देखिए इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, पहले नाम आ रहा है विलायत अली का और बाद में इनायत अली। तो पहले कहाँ शुरू हुआ था ये वहाबी मूवमेंट, सितना से। तो विलायत अली सितना से थे और जो बाद में इनायत अली है वो कहाँ से, नीचे फिर वो हैदराबाद से अपना फोकस हेडक्वार्टर बनाए हुए थे। In 1844 CE, while on his way to Afghanistan along with 80 followers, Vilayat Ali was arrested in Lahore and sent to Patna। तो 1844 ईस्वी में जब विलायत अली अफगानिस्तान अपने 80 समर्थकों के साथ जा रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया लाहौर में और वहाँ से पटना भेज दिया गया। इन 18 तो ये कब गिरफ्तार हो गए, 1844 में गिरफ्तार हो गए। इन 1851-52 CE he went to northwestern frontier province present Pakistan where he was killed while fighting the British Army। तो फिर ये पटना इनको भेज दिया गया था, तो यहाँ से फिर जाने का वहाँ कोशिश कर रहे थे 1800। तो वहाँ जाने के क्रम में पाकिस्तान जब पहुँचे तो जो उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था उसको NWFP कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बाद में आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान बन गया। तो वहाँ पर वो जो है ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए मारे गए जो है विलायत अली। द पीपल कनेक्टेड विथ द वहाबी मूवमेंट had taken part wholeheartedly in the rebellion of 1857। तो ये लोग जो वहाबी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे ये बहुत गुस्साए हुए थे अंग्रेजों से। विलायत अली मारे जा चुके थे 1851-52 में। तो ये लोगों ने बड़े ही जोर शोर से जो है 1857 के गदर में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। हाँ, गदर भी कहते हैं, आंदोलन भी कहते हैं, विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू वर्ड है गदर। विद्रोह जो होता है हिंदी वर्ड है, उसका मुस्लिम उर्दू वर्ड है गदर। उसे गदर विद्रोह इसीलिए पूरे, हाँ पूरे मन से, पूरे जोर शोर से, होल हार्टेड मतलब होल हार्ट से, पूरे दिल से। हाँ, तो आफ्टर द डेथ ऑफ विलायत अली एंड इनायत अली द वहाबी मूवमेंट was spearheaded by मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, तो इनके मौत के बाद, विलायत अली और इनायत अली के मौत के बाद वहाबी मूवमेंट को फिर लीड किया मकसूद मौलवी अब्दुल्लाह ने। ही मेड मालका हिज सेंटर ऑफ एक्टिविटीज इन 1861 CE। देख, हाँ पीटी में आ सकता है, लेकिन पीटी में इतना नहीं आएगा। एक दो ही चीज़ जो मेन बातें हैं वो आएगा कि किसने कौन कर रहा था। तो राय अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी कब स्टार्ट हुआ था तो वो साल याद रखना है। या बिहार में कौन कर रहे थे तो विलायत अली इनायत अली। कहाँ से कर रहे थे ये, तो विलायत अली सितना से और इनायत अली आपके हैदराबाद से। और कब ये मारे, 51-52 में मारे गए थे, इतना। लेकिन मेंस में भी, मेंस में आपको आ जाता है वहाबी मूवमेंट पर लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हिस्ट्री में, समझ गए। अगर मेंस में आ जाता है तो वहाँ आपको ये लिखना होगा। हाँ आता ही है, हर साल दूसरे साल आता ही था अब तक। अब इधर देखिए नया चेंज किया है, तो हो सकता है शॉर्ट में पूछे या मीडियम में पूछे,
पहले लॉन्ग आंसर आ जाता था इसी पर, अब जो है अब देखिए क्या, चूंकि इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है पैटर्न, तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ, तो इसलिए आएगा ही। तो इसलिए इसको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ बात आप मेंस में इतना फैक्ट नहीं देखा जाता है, लिखते जाइएगा, मोटा मोटा बात भी लिखिएगा ना, इतना डेट सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेंस के आंसर में। जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मेन जो है किसी आंसर का, वो 1-2 डेट याद रखना है, बाकी मोटे मोटे आप हम धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। तो पढ़ते जाइएगा तो अपना रफली आपको याद हो जाएगा कि हाँ इसके आसपास था वो डेट, उतना उतना नहीं होता है, उतना लाइन बाय लाइन नहीं चेक होता है मेंस में, ठीक है। हाँ, मेंस में आपका देखा जाता है कि आप मुद्दे पर लिख रहे हैं कि नहीं, और मुद्दे का आपको जानकारी है कि नहीं, वो एक नज़र में देख के आपको इतना थोड़े लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और सब डेट मिलाते हैं, इतना उसको भी नहीं पता रहता है। हाँ लेकिन हाँ याद रखिएगा तो आपका आंसर उतना सही झलक जाएगा उसको दूर से ही, और वो फिर आप गलत भी आंसर कहीं लिख दिए होंगे तो उस पर भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो वो एक इम्प्रेशन होता है, जितना आप सही लिखते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहला आंसर आप बहुत अच्छा लिख देंगे तो पूरी कॉपी में आपको फर्स्ट क्लास नंबर मिलेगा, और पहला आंसर में अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर आपको अपना बाद में अच्छा भी लिखे होंगे तो उतना अच्छा मार्क्स। हाँ, तो पहला आंसर सोच समझ के जो अच्छा रहता है उसी को लिखना चाहिए, जो आपको अच्छे से ध्यान है, और अच्छे से उसको संभल के लिखना चाहिए। बाद में तो फिर फास्ट लिखाता है, उतना ध्यान नहीं रहता, आगे पीछे हो ही जाता है, लिखने में उल्टा सीधा हो जाता है। तो लेकिन शुरुआत में सही रहना चाहिए। खैर चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए डिटेल बता रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। स्पीयर हेडेड मतलब होता है कि उसको आगे, उसको जैसे स्पीयर का हेड, स्पीयर कहते हैं भाला, तो भाले का जो नोक होता है, जो नुकीला भाग आगे होता है पॉइंटेड एज, तो उसी तरह का है कि भाले की नोक की तरह, यानी स्पीयर हेडेड का मतलब उसको आगे बढ़ के लीड किया, उसका लीडर, लीड करना को स्पीयर हेडेड भी एक वर्ड है, बहुत यूज होता है, पहले यूज होता था। तो जैसे हाँ भाले का नोक होता है जो उसका फ्रंट एरिया होता है, यानी जो उसका लीडिंग एज होता है। तो वही कहा जा रहा है कि इनके बाद जब इनकी मौत हो गई, क्योंकि मर गए तो अगला लीडर कोई होना था, बिलायत अली इनायत अली तो मर गए थे, तो उसके बाद फिर मकसूद मौलवी अब्दुल्लाह ने जो है इस आंदोलन को लीड किया था। ही मेड मालका हिज सेंटर ऑफ एक्टिविटीज इन 1861, तो उन्होंने मालका जगह थी उसको अपना सेंटर, क्योंकि ये दोनों जगह तो कैप्चर कर चुके थे ब्रिटिश, सितना और हैदराबाद, तो मालका को बनाया अपना इन्होंने सेंटर 1861 ईस्वी में। अब्दुल्ला, हाँ हाँ, उनके मौत के बाद फिर इन्होंने संभाल लिया जिम्मेदारी लीडरशिप का। In 1864 CE, Neville Chamberlain defeated the Wahhabi leader Ahmadullah and sent him to jail in Port Blair. तो अब जो है इसके बाद नेविल चैम्बरलेन जो ब्रिटिश अफसर थे, सेनापति थे, उन्होंने जो है 1864 में फिर लड़ाई की, इनसे वहाबियों से लड़ाई हुई, और उनके जो अहमदुल्ला नाम के नेता थे, अब्दुल्ला है कि अहमदुल्ला में स्प्रिंट है पता नहीं, तो खैर उनको हरा दिया था और फिर उनको पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया था, जो काला पानी की, वही होंगे हाँ, अहमदुल्ला प्रिंट हो गया होगा, मैं देख कंफर्म कर दूंगा आपको, घबराइए। तो खैर हाँ, वो तो ब्रिटिश ऑफिसर थे, बहुत नामी सेनापति उस समय के थे, नेविल चैम्बरलेन। हाँ नाम है, बाद में ये शायद शायद प्राइम मिनिस्टर भी बना है ब्रिटिश का, शायद देखना होगा। तो नेविल चैम्बरलेन जो है, इन्होंने जो सेनापति थे उस समय अंग्रेज़ों के, 1864 में वहाबियों से फिर लड़ाई लड़ी, और उनके नेता जो थे अब्दुल्ला या अहमदुल्ला, उनको हरा के उनको काला पानी की सज़ा पोर्ट ब्लेयर में, हाँ हाँ, पोर्ट ब्लेयर के जेल में। आप तो घूमने गए थे ना, जिनको सज़ा मिलती थी तो उनको वहाँ टूरिस्ट प्लेस नहीं था, वो मौत का जगह था, नरक था जो है उनके लिए। आप तो घूम के उसको देखे, लेकिन जो वहाँ टॉर्चर होता था तो वो बेचारे ये लोग झेलते थे। अदर लीडर्स ऑफ वहाबी मूवमेंट लाइक मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल एंड आमिर खान वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
और इस समय जो है इनको तो भेज दिया गया काला पानी, और बाकी जो नेता थे जैसे मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल और आमिर। नहीं नहीं नहीं, पीटी के लिए नहीं, इतना नहीं पूछेगा फैक्ट, ये सब मेंस में कुछ कुछ लिखना रहेगा तो उस समय आप लिख दीजिएगा नाम। अरे हाँ, आमिर खान वर अरेस्टेड। नहीं, ये चूंकि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए जो है वहाबी मूवमेंट पहले तो समझिए कि हर साल आता था। अब अभी इधर 2 साल से जो चेंज हो रहा है इसमें देखिए कि कैसे पूछता है, देख ले, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। नहीं तो पहले ये मान लीजिए कि वहाबी मूवमेंट हर साल या हर दूसरे साल बिल्कुल इतना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसको लोग अच्छे से तैयार करके जाते थे, क्योंकि पटना, आप देखें कि पटना मेन सेंटर रहा इसका वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, तो बिहार के लिए, और बिहार में इसका काफ़ी चला भी था मूवमेंट जोर शोर से, तो बिहार के लिए पीटी में भी और मेंस में भी जरूर पूछा जाता था, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था, उसको लोग अच्छे से तैयार करके जाते थे। हाँ, वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लाइफ, तो इन बाकी नेताओं को जो है अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके उनको जीवन कैद की, उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल और आमिर खान इनको। By 1868-69, see, the Wahhabi movement almost lost its energy and the movement came to a standstill. तो ये 1864 में ये हुआ घटना कि सबको हरा के अहमदुल्ला को या वहाँ काला पानी और बाकियों को गिरफ्तार करके जेल में उम्र कैद के लिए डाल दिया गया। तो 4-5 साल होते होते, यानी कि 1868-69 होते होते इस घटना के बाद वहाबियों का जोश बिल्कुल ठंडा हो गया और ये जो आंदोलन बिल्कुल शांत हो गया। Thus it may be said that while the Wahhabi movement started as a religious movement, during the course of time it turned into a political movement. ठीक है, तो ये लिखा जा रहा है कि कहा जा सकता है कि हालांकि ये शुरू हुआ था एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह, लेकिन समय के दौर में आगे चल के धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया, राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। हाँ, कोर्स मतलब रास्ते में, समय के या आगे बढ़ते हुए। हाँ, कोर्स मतलब होता है रास्ता। हाँ, तो समय के पथ पर, मतलब जैसे समय के साथ जैसे आगे बढ़ता गया, तो ये जो है आंदोलन धीरे धीरे एक रिलीजियस से पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। दिस वॉज अ रिबेलियन ऑफ द इंडियंस टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आखिरकार हम इसको कह सकते हैं कि ये भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए किया गया एक विद्रोह था, ताकि भारत को ब्रिटिश से आज़ाद किया जा सके। इन फैक्ट दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, और वास्तव में कहें तो ये एक लड़ाई थी इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। इम्पीरियलिज्म आपको बताया है कि जब कोई राज्य, कोई देश या राज्य दूसरे देश को अपना गुलाम, उस पर अपना शासन थोप देता, अपना शासन कब्जा कर लेता है उस पर, और वहाँ शासन करने लगता है, अपना क्षेत्र बना लेता है, तो उसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। ठीक, हाँ, कोई दूसरा देश जब एक दूसरे देश पर कब्जा करके उसको अपना क्षेत्र बना लेता है। हाँ, जैसे अंग्रेज सब, या पहले भी राजा महाराजा भी तो यही करते थे भाई, जाके लड़ते थे, उसको हरा के उस पर अपना शासन कर लेते, अपना मिला लेते थे। तो ये सब इम्पीरियलिज्म था पहले। तो साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं कि अपना एम्पायर बनाना, अपना साम्राज्य बनाना, तो उसके खिलाफ एक लड़ाई थी, एक तरह से हम इसका निष्कर्ष में कह सकते हैं। तो ये था हमारा वहाबी मूवमेंट। स्टैंड स्टिल मतलब खड़े, स्टैंड स्टिल, स्टिल स्टैंड मतलब बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब कि बिल्कुल रुक गया, अब उसका जो मूवमेंट था वो रुक गया, बिल्कुल शांत हो गया, यानी कि रुक गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो एनर्जी खत्म हो गया, कोई लीडरशिप नहीं रहा, अंग्रेजों ने बहुत उसको कब्जा कर लिया, कुचल दिया था, तो शांत हो गया आंदोलन। हाँ, 1 मिनट का अभिषेक ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बस 2 मिनट।
ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इज लोटा रिबेलियन। ठीक है, लोटा विद्रोह कहते हैं इसको, और ये कोई खास बड़ा विद्रोह नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे ही बिहार एरिया में हुआ था इसलिए इसको हम लोग, और कभी कभार पूछ लेता है पीटी में, तो पीटी के हिसाब से बस जान लेना है। बस इतना ही आपसे पूछेगा कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, या पूछ सकता है, क्योंकि बिहार के लिए भाई बिहार का हिस्ट्री है तो ये आपको थोड़ा सा तो जानना है इसमें। नाम ही है इसका, देखिए, लोटा रिबेलियन। ठीक है, लोटा से जुड़ा हुआ था। लोटा आप जानते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लोटा। हाँ, तो नाम से ही आपको याद आ जाएगा। और ये बिल्कुल इसके एक साल पहले हुआ था, 1857 के एक साल पहले, यानी 1856 में हुआ था। तो याद रखना है कि एक साल पहले हुआ था। तो बिहार में जो एक्चुअली लोग ज़्यादा परेशान थे अंग्रेज़ों से, तो एक साल पहले ही शुरू कर दिए थे कुछ कुछ विद्रोह करना। तो उसके बाद फिर वहाँ गदर 1857 का हुआ था मेरठ से। तो देखिए, लोटा रिबेलियन जो है ये आपके, एक मिनट, हाँ, तो देखिए, even before the rebellion of 1857, people's anger against the British was on the rise in Muzaffarpur region during 1856। 1856 का साल जो था, उस साल तो लोगों का जो है मुजफ्फरपुर एरिया में लोगों का अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा चला जा रहा था। लोग बिल्कुल आक्रोश में थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत गुस्सा था, पनप रहा था लोगों के मन में मुजफ्फरपुर एरिया में। Discontent among the people was getting aggravated because of continued exploitation and atrocities by British। देखिए, मुजफ्फरपुर जो एरिया था, यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा रिएक्शनरी एग्रेसिव थे। ठीक है, और ये लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए थे। आतंकवादी गतिविधियों का एक सेंटर था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आज भी है, आज भी है, जो भी है। तो हाँ, चूंकि लोग बदलते थोड़े हैं। ठीक है, एग्रेवेटेड मतलब बढ़ जा, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कोई चीज़ मतलब हाँ, बढ़ जाना एक तरह से। बहुत ज़्यादा। हाँ, जब कोई कोई चीज़ बढ़ जाती, जैसे कोई बीमारी बढ़ गई, कोई गुस्सा बढ़ गया, तो इस तरह का बढ़ जाना को हम कहते हैं, या लड़ाई कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसको हम कहते हैं। ये सेंस बहुत ज़्यादा में ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब बुरे से बहुत बुरा हो जाना कोई चीज़। बढ़ने का मतलब देखिए यहाँ नेगेटिव सेंस में है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में जब कोई चीज़, मैंने बोला ना कि बुरे से बहुत बुरा हो जाए, जैसे गुस्सा है, लड़ाई है, दुख है, बीमारी है। ठीक है, तो ये सब चीज़, हाँ, जैसे बीमारी, आप हल्के बीमार और अचानक आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाए, तो कहेंगे एग्रेवेटेड। तो ये पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है कि हमारे पास आज संपत्ति था, मेरा संपत्ति बढ़ गया है, मेरा इनकम बढ़ गया, तो उसको एग्रेवेटेड नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ, नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि जब दुख, तकलीफ, बीमारी, लड़ाई, गुस्सा ये सब बढ़ जाए तो उसको एग्रेवेटेड कहते हैं। एक्चुअली ये वर्ड बना है ग्रेव से, एग्रेव, ज़्यादा ग्रेव हो, ज़्यादा सीरियस हो जाना, तो एग्रेवेटेड हो गया, समझ गया। ग्रेव, ग्रेव समझते हैं ना, ग्रेव, इट ही वॉज इन ग्रेव डेंजर, बोलते हैं। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव, GRAVE, ग्रेव मतलब सीरियस। हाँ, नहीं, ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, जो आप जानते हैं। ग्रेव का मतलब, हाँ, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस भी होता है। सीरियस का मतलब जो प्रॉब्लम में हो, काफ़ी जो परेशान करने वाला हो, सीरियस प्रॉब्लम। हाँ, तो जैसे कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि आई वॉज इन अ ग्रेव डेंजर, मैं बहुत खतरे में था। तो ये बीमारी में भी ग्रेव यूज कर सकते हैं। हाँ, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेव डिजीज, या ही वॉज इन अ ग्रेव कंडीशन। ठीक है, तो वही ग्रेव से उसका एडजेक्टिव बनाया तो एग्रेवेट हो गया, मतलब और ज़्यादा ग्रेव बना देना, यानी और ज़्यादा सीरियस बना देना। ठीक है,
तो या ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी भी यूज होता है वर्ड कि डोंट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, तुम्हें हालात की सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है। जैसे कोई कहीं कुछ गंभीर सिचुएशन और वहाँ जाके कोई कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको बोल सकता है कि भाई तुम्हें यहाँ की मौजूदा हालात का अंदाज़ा नहीं है क्या, सीरियसनेस नहीं है। ग्रेविटी मतलब मौजूदा हालात, ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस, गंभीरता। यस सर, ग्रेव का मतलब गंभीर भी होगा, तो वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेव डिजीज, ग्रेव सिकनेस। तो ग्रेव से भी बनता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का अर्थ दोनों होता है, धरती की तरफ खींचता है उसको भी ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी का और मतलब होता है seriousness। गंभीरता भी होता है, सीरियसनेस भी होता है, परेशानी। हाँ तो सर उसी अभी हम 3-4 दिन पहले ही इस वर्ड को देखे थे। हाँ हाँ, पहले यूज होता था ही वॉज इन अ ग्रेव डेंजर, वो भारी खतरे में, गंभीर खतरे में था। ग्रेव निगेटिव सेंस ही है ना, हम्म। तो एग्रेवेटेड। एग्रेवेट कहेंगे मतलब और ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रेविटी, ग्रेव, ये सब निगेटिव सेंस है। हाँ हाँ। डिसकंटेंट अमंग द पीपल, यानी लोगों में जो असंतोष था, नाराजगी था, वॉज गेटिंग एग्रेवेटेड, ये बढ़ता जा रहा था और गंभीर होता जा रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज बाय द ब्रिटिश, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो लोगों पर लगातार उनका शोषण कर रहे थे और उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बढ़ते शोषण और अत्याचार के कारण जो लोगों का असंतोष था, जो लोगों का नाराज़गी था, जो लोगों का गुस्सा था, वो बढ़ता जा रहा था। कहाँ? मुजफ्फरपुर एरिया में, जो बहुत गुस्सैल या स्वभाव के होते हैं या रिएक्शनरी स्वभाव के होते हैं। अराउंड दैट वेरी टाइम the inmates of Muzaffarpur jail launched their revolt that came to be known as Lota Rebellion। तो उस समय मुजफ्फरपुर जेल में जो लोग को कैद किया हुआ था, कौन किसको कैद किया होगा? जो लोग आंदोलन कर रहे होंगे उन्हीं को कैद किया होगा। तो ऐसे लोगों को जो कि मुजफ्फरपुर जेल में डाले हुए थे, उनके कैदी, इनमेट्स बोलते हैं, जो जेल के कैदी होते हैं उनको इनमेट्स कहा जाता है। इनमेट जो है, इनमेट के, एक मिनट अभिषेक होल्ड करें।
हाँ ये सब विषय। सो इस समय देखिए इनमेट वर्ड में बता रहा था कि इनमेट का अर्थ जो है वो कई अर्थ और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ एक खास अर्थ होता है इनमेट का। जो जेल में जो लोग होते हैं, कैदी होते हैं, उनको भी इनमेट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कहीं हम हॉस्टल में रह रहे हों, ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, कहीं हॉस्टल में लॉज में कहीं रह रहे होते हैं, तो जो दूसरे साथी उनको भी इनमेट्स कहते हैं। ठीक है, जेल जेल में। नहीं जैसे आप ऐसे सामान्यतः बहुत सारे लोग जहाँ एक साथ रहते हैं तो वहाँ दूसरे साथियों को भी इनमेट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ज़्यादातर बाद में प्रयोग इसका होने लग गया जेल के ही लोगों के लिए, जहाँ जेल में सब रहते हैं साथ में, तो उसके जो कैदी लोग रहते हैं उनको इनमेट्स कहा जाता है। इसमें स्पेशली वर्ड आ गया जेल के लिए। देखिए मेट का मतलब होता है साथी, दोस्त, और इन है जो अंदर है, अंदर जो साथी है, तो जो भी कैदी लोग हैं एक दूसरे को, वो उनको इनमेट्स कहा जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि जहाँ पहले हॉस्टल में लोग रहते थे, कहीं भी रहें या हॉस्टल में लॉज में कहीं रहते हैं, तो जो दूसरे उनको भी इनमेट्स कहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द जेल के कैदी के लिए ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, और इनमेट्स का अब अर्थ ज़्यादातर कैदियों के लिए होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर जेल में उस समय कैदी थे, कैद किए हुए थे जो लोग, उनके द्वारा ये एक आंदोलन विद्रोह किया गया, जिसको कि हम लोग लोटा विद्रोह कहते हैं। क्या हुआ देखिए, द इनमेट्स इन द जेल वर बीइंग प्रोवाइडेड ब्रास लोटास एट दैट टाइम। उस समय जो था, उस समय तक उनको पीतल का लोटा दिया जाता था इस्तेमाल के लिए। जेल में जो अपना वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए जो है, उनको उस समय पीतल का लोटा दिया जाता था। The government abruptly changed their decision and started providing earthen lotas instead of brass lotas. उसके बाद सरकार ने क्या हुआ, अपना बदल लिया नियम, और उनको पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाने लग गया। तो हेंस द इनमेट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेम। तो उस समय कैदी जो है इसके खिलाफ विरोध करने लगे कि भाई हमें जो पीतल का लोटा मिलता था उसकी जगह मिट्टी का लोटा क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा धार्मिक भाव या जात बिरादरी के भाव से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, कि हाँ पीतल का लोटा, जैसे पीतल का है शुद्ध माना जाता है, या ज़्यादा पूजा पाठ के लिए या धर्म कांड के लिए ही शुद्ध माना जाता है, उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो जो पहले पीतल का लोटा मिलता था सर, चूँकि लेकिन खर्च ज़्यादा होता है, सरकार अब किस कारण से की हम नहीं जानते हैं, तो जेल में जो कैदियों को पहले जो पीतल का लोटा मिलता था उसकी जगह मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसके खिलाफ जो है वहाँ विरोध करने लग गए जो कैदी थे। एप्रीहेंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिवोल्ट गेटिंग स्प्रेड इवन आउटसाइड द जेल, द डिसीजन वॉज रिवर्स्ड एंड इनमेट स्टार्टेड गेटिंग ब्रास लोटास। तो इसको जब देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है जेल में, तो जेल के जो एप्रीहेंडिंग मतलब उसके डर से, उसका मतलब कल्पना करते हुए, उसके डर से। देखिए एप्रीहेंड का कई अर्थ होता है। ठीक है, एप्रीहेंड का एक अर्थ होता है किसी को गिरफ्तार करना, भी एप्रीहेंड कहा जाता है। ठीक है, हाँ किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट वर्ड अब यूज होने लग गया है कॉमनली। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड पहले उसके लिए एप्रीहेंड यूज होता था। ठीक है, किसी को गिरफ्तार करना, तो ये कम पढ़े लिखों का वर्ड था, बाद में अरेस्टेड। अरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, इसलिए कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, सुने हैं वर्ड? हार्ट अटैक के लिए कार्डियक अरेस्ट। या हाँ, तो अरेस्ट वर्ड मेडिकल में अभी भी यूज होता है टू स्टॉप एनीथिंग, या स्टॉपेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, मतलब कि हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग। तो खैर, तो एप्रीहेंशन जो होता है, तो एप्रीहेंशन, हाँ एप्रीहेंड का मतलब दो कई चीज होता है, एक तो होता है कि दूसरा होता है कि डर, जैसे हम कुछ सोचते हैं कि अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, हमारे मन में कुछ आशंका होती है, डर होती है, उसको भी एप्रीहेंशन कहते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, एप्रीहेंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिवोल्ट गेटिंग स्प्रेड इवन आउटसाइड, मतलब जो अधिकारी लोग थे, अंग्रेज अफसर लोग, उनको लगा कि जो इतना जोर शोर से विद्रोह हो रहा है जेल के अंदर, ये कहीं बाहर ना फैल जाए, बाहर भी लोग इससे
प्रेरित होके विरोध न विद्रोह न करने लग गए, तो इसके लिए तुरंत जो है फैसले को बदल दिया गया और फिर से जो है मिट्टी के लोटे की जगह पीतल का लोटा दिया जाने लग गया। तो इसी को छोटा सा आंदोलन था, कोई बड़ा वैसा नहीं था, बस जेल में लोगों ने विरोध किया था तो उस पे फिर फैसला बदल गया था। लेकिन चूंकि भाई बिहार का बात है, मुजफ्फरपुर का बात है और एक अलग सी बात है कि लोटा पर हुआ था, तो इसलिए इसको कोई नाम वाम नहीं है, कोई कह दी। हाँ कोई नहीं, कोई विशेष नहीं, कुछ नहीं, आपको खाली इतना पूछा जाएगा कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। किस साल? तो 1856 में। किसने किया था? तो हाँ 57 के एक साल पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857 गदर के एक साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। किसने किया था? वहाँ कैदियों ने किया था। कारण क्या था कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था, इसलिए। तो ये गदर आप बोले विद्रोह ही होता है ना हिंदी में? हाँ, यस यस यस। और ये एब्रप्टली चेंज मतलब पूरी तरीका से? एब्रप्टली मतलब अचानक, एब्रप्टली मतलब अचानक, बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए हुए अचानक कोई घटना हो जाती है। ये कहना कि और एक वर्ड है, एक यहाँ पे नहीं है, एक वाइजर वर्ड है, VIAJAR, इसका मतलब क्या होता है? विजिट। क्या क्या? फिर से बोलिए। वाइजर, VIAJAR। नहीं नहीं, ये आप सही से स्पेलिंग नहीं बोल रहे हैं। So वाइजर, VIAJAR। कहाँ है? क्या लिखा हुआ है? बोलिए सेंटेंस। स्पेलिंग है वाइजर, मतलब कि ट्रैवलिंग चैनल देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था पेरू का, वाइजर पेरू, वाइजर मैक्सिको, VIAJAR। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो ट्रैवलिंग। हाँ ट्रैवलिंग का देख रहे थे। यस सर, ट्रैवलिंग। हाँ वो हम लोग जो वाया करते हैं वो शॉर्ट है वही वायाजार का। वाया जाल, अच्छा अच्छा। हाँ उसी का VIA जो हम वाया कर देते हैं खाली, ठीक है, जो कहते हैं कि यहाँ से होते हुए जाना है। वाया। हाँ रास्ते का बीच का कोई एरिया बता, हम बोलते हैं ना कि दिल्ली से कलकत्ता भाया पटना। हाँ तो उसको इंग्लिश में VIA हम शॉर्ट में लिख देते हैं वाया, तो उसका पूरा वर्ड है VIAJAR। ठीक है, तो हाँ लेकिन वो यूज़ बहुत रेयरली होता है। अब वो उतना वो हाई फाई दिखाने के लिए बड़े बड़े उसमें आप देखिएगा तो ट्रैवलिंग कंपनीज ये सब का, उसमें तो वो शुद्ध लिखे रहते हैं बिल्कुल इंग्लिश जो है। हाँ जो कि हाँ, नहीं तो वो हमारे इंडिया में तो वाया ही यूज़ करते हैं। तो वाया जाल पेरू लिखा हुआ था, मतलब पेरू के रास्ते होते हुए कहीं जहाँ आप जाने का देख रहे होंगे, रास्ते में, मतलब वहाँ से हो के जाएगा आगे। जैसे यहाँ से फ्लाइट जाती है अगर USA, तो वो लिखा फ्रैंकफर्ट होके जाती है एक, मान लीजिए, तो वो लिखा रहेगा कि हाँ मुंबई टू न्यूयॉर्क वाया फ्रैंकफर्ट। हाँ 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 हाँ, तो बीच का कोई डेस्टिनेशन बताने के लिए वाया जार यूज होता है। हाँ चलिए। हाँ तो ये जो पीपल्स मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल था, ये हमारा कंप्लीट हो गया लेसन जो है। ठीक है, हाँ पूछिए। आगामी लोकसभा चुनाव में डीप फेक के दुरुपयोग की आशंका। हाँ डीप फेक। हाँ डीप फेक यही होता है कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं ना कि किसी किसी का वीडियो डाल देता है, चेहरा बदल देगा, ठीक है, हाँ वीडियो डाल देगा, हाँ फोटो मतलब बदल के वीडियो, किसी किसी का वीडियो डाल देता है, उसमें दिखेगा कि लगेगा ये है, तो उसी को डीप फेक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेक का मतलब हो गया धोखाधड़ी, ठगना, जलसाजी। डीप का मतलब हो गया कि जो बहुत ही हाई क्वालिटी का, मतलब ऐसा करे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। इस जैसे देखिए अभी जो है, अभी आप नहीं शायद जान रहे होंगे, जैसे आज तक चैनल है, तो आज बीजेपी के चैनल, नहीं बीजेपी का हो जो, हाँ बीजेपी का काफ़ी फेवर करता है वो, ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ जैसे अंजना ओम कश्यप है, ठीक है, तो अभी देखिए अंजना 2 करके आता है कई बार, कि उसमें क्या होता है कि अंजना ओम कश्यप अगर कहीं और प्रेजेंट हैं
तो उनका एक एआई अवतार अभी बना दिया है कि मतलब होता क्या है कि ग्राफिक्स से ऐसा क्रिएट कर दिया है और वो ग्राफिक्स लगेगा आपको कि अंजना ही सामने से टीवी पर पढ़ रही है, लेकिन वो एक्चुअली ग्राफिक्स होता है। हाँ, तो वो जरूरी नहीं कि अंजना ही पढ़, लेकिन उसका इस तरह से कंप्यूटर में प्रोसेस किया करके बनाया जा चुका है। उसके जैसे जब वो पढ़ती है तो जिस तरह से उसके लिप्स मूव करते हैं या उसका जो भी है चेहरा, बाल वाल सब चीज़, तो उसी तरह उसके फ़ोटो को इस तरह से वीडियो बना दिया जाता है एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। जैसे वो हाथ पैर अपना मूव करती है बोलने के दौरान, डिस्कस ये सब जो है ना, तो उस तरह से उसका बना दिया कि लगेगा कि बिल्कुल वो अंजना कश्यप सामने खड़ी होकर आपको बोल रही है। समझ गया? तो एक तरफ वो रियल में होती है खड़ी और दूसरी तरफ उसका एआई अवतार होता है। तो आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है कि भाई अब जैसे कोई टीवी एंकर बहुत फेमस है, अब वो तो एक ही जगह रह सकता है कहीं भी रियल लोकेशन में, तो उसका एआई को कर दिया जा रहा है दूसरे की लगे कि जैसे हर जगह वो हर जगह से टेलीकास्ट कर रही है या दूसरे प्रोग्राम बना रही है। तो कहने का मतलब ये सब है, इसको डीप फेक कहते। ये डीप फेक नहीं है, चूँकि ये धोखाधड़ी नहीं है। मैंने उदाहरण समझाने के लिए कहा आपको। बहुत सारा वीडियो डाल दिया जाता है और आपको लगता है कि अरे ये तो वही ऐसे कर रहा है, जबकि वो नहीं होगा, वो किसी और का होगा। हो सकता है उसका चेहरा उस पर ऐसे डाल दिया है, बना दिया, लग रहा है वही कर रहा है। लड़की लोग का ये इंटरनेट पे जब वायरल कर देता है फोटो वीडियो तस्वीर डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, बदनाम करने के लिए क्या कहें। डीप फेक किसी को कहेंगे? हाँ हाँ, वही सब है डीप फेक, कि मतलब गलत तरीके से किसी और को दिखाना। और होता क्या है कि देखिए इतना हाई क्वालिटी का वो बना रहता है कि आम आदमी विश्वास ही नहीं कर सकता। वो तो देखेगा कि जो दिख रहा है वही सही है, तो वो तो उसको लगेगा कि भाई हमें दिख रहा है कि ये नेता ऐसे कर रहा है, तो उसको लगेगा कि ये सही में यही नेता कर रहा है। उसको क्या मालूम कितना टेक्निक है, क्या है, नहीं है। अगर सामने कोई वीडियो देखेगा, जैसे अंजना का मैंने दिखाया, तो वो आप किसी आदमी को दिखा दीजिएगा, कम पढ़े लिखे आदमी को, तो वो तो मानेगा ही नहीं, उसको लगेगा अंजना ही है ऐसे कर रही। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि जो हम आजकल बहुत सारा इंटरनेट पे बहुत इसका, क्योंकि एआई के मदद से इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यूज़ भी कहिए मिसयूज़ भी कहिए, तो उसको जो है मतलब किसी को बदनाम करने के लिए, समझ रहे हैं, कि किसी को, हाँ, किसी का वोट गिराने के लिए उसके खिलाफ कोई वीडियो जारी, अब लोग देखे समझे कि भाई ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है या कुछ गंदी खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो उसके खिलाफ वोट। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो ये सब जो है कि आप प्रोफाइल पर कोई फ़ोटो बना के डाल देना, कहीं फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल कर देना, वीडियो कर देना, ऑडियो कर देना, ये सब जो है, तो इन्हीं को जो ये पूरा फ्रॉड का धंधा है, किसी किसी का गलत पोस्टिंग करने का ऑनलाइन, उसी को हम कहते हैं डीप फेक। डीप का अर्थ हुआ कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, जो लगे कि एकदम बिल्कुल सही है, 100% ओरिजिनल है। और फेक का मतलब हो गया नकली। हाँ आर्थिक अपराध इकाई हाँ अलर्ट मोड में है। हाँ, आर्थिक अपराध का नॉर्मल आर्थिक अपराध हुआ यही पैसे से जुड़ा हुआ ठगी, फ्रॉड। आर्थिक मतलब पैसा हो गया। हाँ हाँ हाँ, पैसे से जुड़ा हुआ, लेन देन से जुड़ा हुआ जो भी ठगी है, घोटाला है, ठीक है, चाहे पैसा हो, ज़मीन हो, ये सब चीज़ें हो, संपत्ति वगैरह से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका लेसन फिनिश्ड हो गया, पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो हमने अभी लेसन ये किया था, लेसन 4 था। ठीक है, मॉडर्न बिहार बिफोर 1857, 1857 के पहले तक का हम बिहार में हमने देखा कि क्या कंडीशन। देखिए हमने इस चैप्टर 4 मॉडर्न बिहार जो किया था, इसमें 1857 तक क्या क्या हुआ बिहार में, 3 पॉइंट्स में हमने फोकस किया था। फर्स्ट पॉइंट था इसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, कि यूरोप की जो व्यापारिक कंपनी आए भारत में और बिहार में उन्होंने अपना अपना ट्रेडिंग सेंटर कैसे स्थापित किया, कहाँ कहाँ किया, ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद सेकंड पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, फिर बिहार में, भारत में और बिहार में कैसे कैसे उनके फिर ब्रिटिश का शासन, अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, कैसे कैसे क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या उसमें एग्रीमेंट्स हुए। और उसके बाद जब उनका शासन स्थापित हो गया तो उसके खिलाफ, उससे तंग आके लोगों ने किस तरह क्या विद्रोह करना शुरू किया जगह जगह, खास करके बिहार में। अभी हम चूंकि फोकस कर रहे हैं बिहार पर, हमारा चैप्टर है, तो बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये 3 पॉइंट्स हमारा इस चैप्टर का फोकस था, जो हमने लास्ट आज ख़त्म कर लिया, पीपल्स मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल में। लास्ट लोटा रिबेलियन हमने, तो कई जो बिहार में जो भी छोटे बड़े रिवोल्ट हुए
उसको हमने फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट होगा हमारा इसमें 1857 रिवोल्ट का जो हुआ उसके बारे में, तो 1 मिनट उसको देखते हैं। सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना भी होता है। सजा सुनाना, सजा देना। हाँ, सजा देना या सजा सुनाना, सुना के ही सजा दिया जाता है। जैसे होता क्या है कि कोई भी जैसे कि कोई क्राइम या कोई अपराध का जब फैसला होता है तो उसमें पहले होता है कि उसका फैसला किया जाता है कि मतलब इसका गुनाह साबित हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो जब गुनाह साबित करने के लिए पहले पूरा चलता है दलील, पूरा प्रोसीडिंग चलता है जो है। उसके बाद जब ये साबित हो जाता है कि वो निर्दोष है कि गुनहगार है, तब उसके बाद जब उसका क्राइम जब तय हो जाता है, साबित हो जाता है कि ये क्राइम में ये गिल्टी पाया गया है, तो उसके बाद उसके क्राइम्स के अकॉर्डिंगली उसको फिर सजा सुनाया जाता है, सजा दिया जाता है। तो कई बार देखिए आप होता है कि भाई जज जो होते हैं कहते हैं कि इसका ये गिल्टी तो हो गया है कि ये क्राइम में ये गिल्टी है, लेकिन इसको सजा हम कुछ समय बाद विचार करके सुनाएंगे, तुरंत सजा नहीं सुनाया जाता है। ठीक है, तो सजा विचार के दिया जाता है कि हाँ ये गुनाह में पाया गया, इसके हालात को देखते हुए क्या कितना सजा देना ठीक होगा, ये सब विचार करके दिया जाता है। तो कई बार नॉर्मल के छोटा मोटा होता है तो उसी समय सजा हो जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद। तो इसको उसी सेंटेंसिंग कहते हैं कि जजमेंट हो गया गिल्टी है, अब उसको सेंटेंस किया जाएगा 1 महीना बाद या 10 दिन बाद। तो फिर जज विचार करके कहते हैं कि हाँ इसको भाई 10 साल सजा दी जाए कि 15 साल या मौत की सजा दी जाए, क्या दिया जाए। तो उसको सेंटेंसिंग कहा जाता है, सजा देना, सजा सुनाना। समझ में आ गया सेंटेंसिंग? सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन मतलब उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चलिए, तो कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1857 रिवोल्ट से, फिर जो है बिहार में क्या क्या हुआ उसको कल से स्टार्ट करेंगे। है 1857 का अलग टॉपिक है, वही प्रीवियस वाला फॉर्मेट है। नहीं, प्रीवियस वाला नहीं, अलग है ये, क्योंकि हम बिहार में पढ़ेंगे ना, बिहार पर फोकस करते हुए। तो वो हमने जो पढ़ा वो ओवरऑल इंडिया का पढ़ा है, उसमें बिहार का बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा इनका। हाँ, वीर कुंवर सिंह का हम भेज देते हैं, वीर कुंवर सिंह। हाँ भेज दे, वही कह रहे हैं, भेज देते हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है, लेकिन वो डिटेल में बहुत, हालांकि थोड़ा सा मैंने आपको मेंस का भी नोट्स में लिखवाया था वीर कुंवर सिंह का, और उस समय जो भी है, लेकिन उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। तो बिहार में, क्योंकि अब बिहार का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बिहार का डिटेल पढ़ेंगे इसमें। तो भेजते हैं आपको नोट्स जो है इसका नेक्स्ट।